अभी अपन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का दूसरा हिस्सा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स समझते हैं कि वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। जैसे जो ऑप्टिक्स होता है, बेसिक ऑप्टिक्स जो होता है वो ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, है ना, उसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो होता है ऑप्टिक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, है ना, दो तरह का होता नहीं है, इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। समझ में आ रहा है? रे ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं? जब लाइट किसी बड़े होल से, बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है, जब लाइट किसी बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है, कोई बड़े से होल से पास करता है ना, कोई बड़ा होल से पास करता है, तब जो हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वो होता है रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है कि जब लाइट किसी छोटे से स्लिट से पास करता है ना, यहां से पास करता है, ये छोटे से स्लिट से अगर पास करता है तब हम क्या पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। जब यहां से लाइट पास होता है तो क्या होता है? ये स्प्लिट कर जाता है, ये जो है फैल जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है ना, ये स्प्रेड हो जाता है। तो ये हमारा है वेव ऑप्टिक्स। मतलब ये ओवरऑल हमने ये समझा कि रे ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं? जब लाइट हमारा किसी बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है, और वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं? जब लाइट किसी छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है। तो ये होता है। तो ये हो गया रे ऑप्टिक्स में हमने खूब स्टडी किया, खूब क्लास में किया। अब जो यहाँ पे लेक्चर जो आपका रेडी हो रहा है वो वेव ऑप्टिक्स का हो रहा है। तो आते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या आते हैं? वेव ऑप्टिक्स क्या आते हैं? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब एक बात जरा हम आपको बताते हैं, वेव ऑप्टिक्स लाइट जो होता है ना, अब यहाँ पे आप ये मत समझना कि वेव ऑप्टिक्स से यहाँ पे लाइट को वेव मान के पढ़ेंगे, और इससे जो पहले पढ़ रहे थे वो लाइट को पार्टिकल मान के पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है। ऑप्टिक्स आपका पूरा का पूरा वेव नेचर ही शो करता है ना, पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है, पूरा का पूरा। वेव ऑप्टिक्स इसलिए नाम पड़ा कि जब लाइट किसी छोटे क्रॉस सेक्शन से पास होता है तब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। इट डज नॉट मीन लाइट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेव, है ना। कुछ चीज हम समझते हैं पहले, वेव ऑप्टिक्स को प्रोसीड करने के लिए कुछ चीज समझते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स को जोड़ने के लिए सीखते हैं। दो वेव्स को जोड़ते कैसे, है ना, दो वेव्स को जोड़ना है। जैसे देखो यहाँ पे आपको पढ़े, जैसे मान लो कि लाइट वेव, कोई एक लाइट वेव y1 बराबर है, बेसिक इक्वेशन पहले हम आपको लिख देते हैं, होता है a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx और प्लस फाई। ये होता है हमारा वेव का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। क्या होता है? a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई। ये प्लस माइनस क्या बताता है ये समझना जरा, कि जब t एंड x के बीच, जब t एंड x के बीच निगेटिव साइन होगा, है ना, निगेटिव होगा, निगेटिव साइन होगा, इट मींस वेव प्लस x एक्सिस के तरफ जा रहा है। इसका मतलब वेव प्लस x एक्सिस के तरफ जा रहा है, के तरफ जा रहा है ना। और बाकी तो आप समझ ही गए हो कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस x एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये प्लस माइनस बताता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये मत समझना कि जिसमें एंगल और फ्रीक्वेंसी होता है, बस नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे गुलाब जामुन में थोड़े भी गुलाब और जामुन होता है, उसी तरह से यहाँ पे बस नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के को कहते हैं वेव नंबर, के को क्या कहते हैं? वेव नंबर, है ना। तो हमने हालांकि जब आप और एसएचएम में पढ़े हो या इससे पहले जो हम साउंड वगैरह जो पढ़े उसमें इससे बढ़िया से पढ़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको भी रिकेट करते हैं। ओमेगा बराबर में हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई बाई टी। क्या होता है? 2 पाई बाई टी। और टी बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 1 बाई एफ।
है ना, ये भी हम जानते हैं। हमने ये भी जाना है k बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, k बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, हमने ये भी जाना है। और लैम्डा बराबर क्या होता है v बाई एफ, लैम्डा बराबर क्या होता है v बाई एफ। ये सारी चीजें हमको पहले से पता है, या अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए। t बराबर क्या होता है 1/f, where f is the frequency and t is the time period। टाइम पीरियड का मतलब द मिनिमम टाइम आफ्टर विच एनी वेव और एनी ऑसिलेटिंग टर्म रिपीट टू इटसेल्फ कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये v क्या है, दिस इज अ स्पीड ऑफ वेव, दिस इज अ स्पीड ऑफ वेव, अ स्पीड ऑफ वेव। ये f और ये क्या है वेव नंबर है, k को क्या कहते हैं वेव नंबर, k को क्या कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, है ना। तो ये सारी चीजें हमको पता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें। अब जो है अगर हमको जोड़ना है दो वेव्स को जोड़ना है, दो वेव्स को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखो। मान लो एक वेव हमारा दिया हुआ है, एक वेव हमारा दिया हुआ है y1 बराबर 3 sin ओमेगा t माइनस kx। क्या दिया हुआ है 3 sin ओमेगा t माइनस kx। पहला कोई दो लाइट वेव है जिसमें एक लाइट वेव का इक्वेशन क्या है 3 sin ओमेगा t माइनस kx। और y2 बराबर क्या है, y2 बराबर 4 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 90। अब ये दोनों को हमको जोड़ना है, ये दोनों को हमको जोड़ना है, ये दोनों को हमको जोड़ना है ना, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों बाई। तो लेट्स फाइंड y1 प्लस y2, लेट्स फाइंड y1 प्लस y2। अच्छा जरा इसको जोड़ने के लिए सीखते हैं, बढ़िया समझना जरा, है ना। ये 5 चैप्टर में आने वाला है, ऐसे ऐसे 5 चैप्टर में आता है। एसएचएम, वेव्स, साउंड, आगे भी जब अल्टरनेटिंग करंट आप पढ़ोगे तो वहाँ पे करंट को जोड़ना है, दो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे जोड़ते हैं, तो वैसे ही जोड़ते हैं क्योंकि वो भी एसएचएम ही करता है, वो भी। अच्छा एसएचएम और वेव्स में क्या अंतर होता है, जब एक पार्टिकल ऑसिलेशन करता है तो उसको एसएचएम बोलेंगे, और जब ढेर सारा पार्टिकल अगर एक साथ ऑसिलेशन करने लगे तब उसको वेव्स बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जरा देखो यहाँ सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है ना, इसके सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक पहचान करना है A1 और दूसरा पहचान करना है A2। पहला पहचान करना है हमको A1 और दूसरा पहचान करना है A2। A1 क्या होता है, A1 है ना, ध्यान से देखना, उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा जिसका फेज स्मॉल होगा, जिसका फेज स्मॉल होगा, जिसका फेज स्मॉल होगा। और A2 amplitude of the wave whose phase is larger, जिसका फेज लार्जर होगा उस वेव के एम्पलीट्यूड को A2 बोलेंगे, और जिस फेज का वेव छोटा होगा उस फेज के वेव जिस वेव का फेज छोटा होगा उस वेव के एम्पलीट्यूड को A1 बोलेंगे, और जिस वेव का फेज बड़ा होगा उस वेव के एम्पलीट्यूड को A2 बोलेंगे। तो यहाँ से अगर कायदे से आप देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पर फेज तो हमारा ये है ना, फेज हमारा ये वाला है, साइन के टर्म में होता है, आर्गुमेंट ऑफ साइन। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब क्या है, सब तो बहुत पहले पढ़े हुए हैं, आर्गुमेंट ऑफ साइन, साइन के आर्गुमेंट को फेज कहते हैं। हमेशा साइन में ही लिखना है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे y1 का फेज ऑफ y1 कितना है, ओमेगा t माइनस kx, है ना। फेज ऑफ y2
फेज ऑफ y2 कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है ना। y1 का फेज कितना ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 का फेज कितना ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री ये वाला है ना, ये वाला इसको फेज कहते हैं पूरा, इसके इधर जितना होगा सब फेज हो जाएगा, सब फेज। यहाँ पे आप गौर से देखो तो इसका फेज कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स और इसका फेज कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो है ही, इसमें एक्स्ट्रा कितना है 90 डिग्री, एक्स्ट्रा कितना है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे किसका फेज आगे है y2 का कि y1 का, तो आप बेशक कहोगे सर यहाँ पे y2 का फेज आगे है y1 से, तो हियर फेज ऑफ वेव y2 is ahead of y1 by a phase of 90 degree, by a phase of 90 degree। कितना से आगे है तो 90 डिग्री से आगे, कितना से आगे है तो 90 डिग्री से आगे, हमने ये समझ लिया। A1 किस वेव का एम्पलीट्यूड होगा जिसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, A2 किस वेव का एम्पलीट्यूड होगा जिसका फेज बड़ा होगा। तो उस हिसाब से देखो तो ये हमारा A1 होगा है ना, उस हिसाब से देखो तो ये हमारा A1 होगा है ना, उस हिसाब से देखो तो A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर कितना होगा तो A1 तो देखो तो सो अब देखना जरा, सो A1 बराबर 3 और A2 बराबर 4। बच्चे को क्या लगता है ना कि A1 उसका एम्पलीट्यूड होता है जिसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, नहीं, जिसका फेज छोटा होता है उस वेव के एम्पलीट्यूड को A1 बोलेंगे और जिसका फेज बड़ा होगा उस वेव के एम्पलीट्यूड को A2 बोलेंगे है ना। तो A1 यहाँ पे 3 हो गया, A2 यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके आगे ये तो हमने पहचान लिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे जरा देखना जरा ध्यान से, A1 को हमेशा ऐसे रखना है, हमेशा ऐसे रखना, हमेशा ये ऐसे रखना है ना, ऐसे, और A1 को हमेशा ऐसे रखना है जो कि कितना है 3, जो कि कितना है 3। अब A2 पे आते हैं, जो A2 है वो A1 से कितना आगे है तो 90 डिग्री आगे है, कितना आगे है तो 90 डिग्री आगे है ना, मतलब इससे 90 डिग्री आगे मतलब ऊपर, तो 90 डिग्री ऊपर ले जाओ थोड़ा, इससे लंबाई में बड़ा कर देना क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो ये A2 हो गया, A2 बराबर क्या हो गया 4। तो ये जो हमारा आया ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ, ये हमारा क्या हुआ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 3 4, ये वाला क्या हो जाएगा 5, A नेट बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना, A नेट बराबर कितना हो जाएगा 5 है ना, हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ से आओ जरा इक्वेशन लिखना तुमको सिखाते हैं, बाई नेट बराबर, तो जब नेट बाई लिख रहे हैं तो एम्पलीट्यूड भी नेट लिखेंगे, हाँ बेशक सही। तो यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड हमारा कितना आया 5 है, कितना आया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन है ना, 5 साइन। अब यहाँ के बाद रुक जाना, समझना है बढ़िया से, जो तुम्हारा नेट एम्पलीट्यूड आया है, जो तुम्हारा नेट वेव आया है, जो तुम्हारा नेट लाइट वेव आया है, वो A1 के से A1 से मान लो ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो A1 से थीटा एंगल ऊपर, थीटा एंगल ऊपर, मतलब यहाँ पे कौन लीड कर रहा है A1 और A नेट में कौन लीड कर रहा है, which one is leading here, तो नेट एम्पलीट्यूड इज लीडिंग टू द A1 बाय एंगल थीटा, क्योंकि लीडिंग का मतलब होता है आगे होना है ना, आगे, तो यहाँ पे ये आगे है ऊपर है, तो ये लीड कर रहा है कितना से थीटा से, कितना से लीड कर रहा है थीटा से। तो बाय नेट बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ थीटा निकालो है ना, तो बोल रहे हैं क्या लिखोगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा
53 डिग्री। कितना हो जाएगा? 53 डिग्री, है ना। तो हम जो हमारा यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है, जो नेट वेव आ रहा है, वो A1 से कितना ऊपर है? तो 53 डिग्री। कितना एंगल से लीड कर रहा है? 53 डिग्री से लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब कितना ऊपर है ना, इसको कहते हैं लीड करना। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हम लिख रहे थे बाई नेट, तो बाई नेट बराबर, तो बाई नेट बराबर क्या हुआ? तो नेट एम्पलीट्यूड 5 साइन। अब यहाँ के बाद ये जो तुम्हारा नेट वेव आ रहा है, वो छोटा वाला वेव से कितना एंगल ऊपर है? तो कहोगे थीटा। थीटा बराबर कितना आया, है ना? तो आया 53 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसलिए लगाया कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, निकाले। तो 5 साइन किससे आगे है? तो छोटे वाले वेव से 53 डिग्री आगे। तो छोटे वाले वेव का जो फेज था वो कितना था? छोटे वाले वेव का फेज, छोटे वाले वेव का जो फेज कितना था वो देखो। छोटे वाले वेव का फेज कितना था? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये था हमारा, है ना। ये वाला था, ये वाला था, ये वाला, है ना, ये वाला। तो यहां पे वो लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या लिखेंगे? ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो हो गया छोटा वाला वेव का फेज। इससे कितना ऊपर है? 53 डिग्री। तो यहाँ पे 53 डिग्री जोड़ देंगे क्योंकि आगे है ना, 53 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे जोड़ते हैं दो वेव्स को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा करना। y1 बराबर दिया हुआ है हमारा 6 साइन ओमेगा टी, 6 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस, यहाँ पे जरा कर लेते हैं, माइनस 270 या प्लस 270, चलो प्लस 270। और y2 बराबर है तुम्हारा 8 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 180। अब ये जरा जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ेंगे भाई? तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पहले A1 A2 का पहचान करेंगे, है ना। तो यहाँ पे A1 कौन होगा? तो बोलो पहले फेज ऑफ y1, फेज ऑफ y1 बराबर कितना होगा? तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 270। कितना होगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 270। और फेज ऑफ y2, फेज ऑफ y2 बराबर कितना होगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 180, ये, है ना। अब यहाँ पे जरा गौर करो कि किसका फेज बड़ा है, y1 का कि y2 का? तब बेशक कहोगे सर यहाँ y1 का फेज बड़ा है। तो जिसका फेज बड़ा होता है उसके एम्पलीट्यूड को A2 बोलते हैं, और जिसका फेज छोटा होता है उसके वेव के एम्पलीट्यूड को A1 बोलते हैं। तो कायदे से आप बताओ, यहाँ पे A1 बराबर कितना होगा? 8, और A2 बराबर कितना होगा? 6। A2 बराबर कितना होगा? 6। ये हमने पहचान लिया। अब उसके बाद हम बताए थे आपको कि इसके बाद जो है वो सीधा इधर की तरफ हमेशा A1 आपका होगा, इधर की तरफ हमेशा A1 होगा। यहाँ पे A1 कितना है? 8। अब जरा यहाँ पे बताना फेज डिफरेंस कितना है, कौन आगे है? तो बोलोगे सर y1 का आगे है, y2 से y1 का आगे कितना एंगल आगे है? तो 270 इसका है और इसका 180 है, तो 90 डिग्री आगे है। तो 90 डिग्री आगे है, मतलब ऊपर, है ना। कितना? A2 बराबर 6, A2 बराबर 6। तो रिजल्टेंट हमारा ये हो गया A नेट बराबर कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? और ये एंगल अल्फा निकाल लो। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 6/8। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से अल्फा बराबर जो तुम्हारा होगा वो tan इनवर्स 6/8 हो जाएगा। अल्फा बराबर 37 डिग्री। अब यहाँ से जरा देखो, फिर से इक्वेशन लिखते हैं। तो बाई नेट, है ना, बाई नेट बराबर ए नेट। तो नेट एम्पलीट्यूड कितना है? 10 साइन, 10 साइन। अब इसके आगे जरा बताना, इसके आगे जो ये जो तुम्हारा अल्फा है, अल्फा कितना आया?
37 डिग्री। अल्फा कितना आया 37 डिग्री। अब ये जो हमारा अल्फा है वो स्मॉल वाले वेव से कितना एंगल ऊपर है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर अल्फा दैट मींस 37 डिग्री इतना से लीड कर रहा है। तो फिर A1 का फेज कितना है, तो ये वाला यहाँ पे क्या लिखोगे ओमेगा टी प्लस kx प्लस 180 प्लस 37 ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देते हैं। y1 बराबर y1 बराबर यहाँ पे 5 साइन y1 बराबर 5 साइन, चलो यहाँ पे देते हैं ओमेगा टी प्लस kx प्लस 90 डिग्री और तुम्हारा y2 है वो है -12, y2 जो है तुम्हारा वो है -12 साइन ओमेगा टी प्लस kx। अब जरा यहाँ पे जोड़ना फाइंड y1 प्लस y2, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले वही काम करना है, पहचानना है। अब पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ गौर करो जरा कि हाँ माइनस दिया हुआ है। अब ये माइनस का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखो तो माइनस साइन में लगा हुआ है, तो माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो 180 हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ y2 को जरा फिर से रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं 12 साइन 180 अंदर जोड़ देना है ना, तो ओमेगा टी प्लस kx प्लस 180, अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो अंदर 180 खेज में जोड़ देना। और y तुम्हारा कितना था 5 साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस 90, यहाँ भी फेज डिफरेंस 90 का आया है ना। तो कौन आगे है यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 5 हो जाएगा, A2 बराबर 12 हो जाएगा, है ना, A2 बराबर 12 हो जाएगा। तो फिर से वही काम करेंगे, इधर तुम्हारा 5 ऊपर तुम्हारा 12, तो नेट ये वाला आ गया, ये थीटा ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 12/5 है ना। और वही कहानी y नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो वही घिसा पिटा चीज। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, ये 13 हो जाएगा। तो 13 साइन क्या लिखेंगे बोलो, छोटा वाला पहले लिखो ओमेगा टी प्लस kx प्लस 90 प्लस अल्फा, ये तुम्हारा हो गया, ये बड़ा हो गया तुम्हारा आंसर। एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा बताना। y1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस kx है ना, और y2 बराबर है 4 साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस 270 जरा ये बनाना, तो वही करेंगे यहाँ पे, है ना। A1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 3, A2 बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ फेज डिफरेंस दोनों में कितना है जी, कौन आगे है, तो y2 का फेज आगे है y1 से। फेज ऑफ y2 इज अहेड ऑफ y1 by a phase of 270 डिग्री, by a phase of 270 डिग्री से आगे। तो इस बार जरा देखना, A1 तो हमें हमारा इधर ही रहेगा, है ना, जो कि कितना है 3। अब इसका 270 डिग्री इससे आगे करो, अगर इधर जाते हैं तो 90 डिग्री, फिर इधर आते हैं तो 180 डिग्री, फिर ऐसे मुड़ते हैं तो 270 डिग्री। तो कहने का मतलब इसको सीधे हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इधर हमारा A1 है, A1 बराबर 3, हमारा ये हो जाएगा A2, है ना, A2 बराबर 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब ये अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 53 डिग्री। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला बात है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला चीज, बाई नेट बराबर कितना हो जाएगा 5 साइन। अब जरा देखो
ये जो अल्फा है वो स्मॉल वाले फेज से नीचे है या ऊपर है? तो आपको कैसा नीचे है इस बार जो रिजल्टेंट आया है वो A1 से नीचे आया है, मतलब इस बार लीड नहीं कर रहा है ना, इस बार लीड नहीं कर रहा है, इस बार आगे नहीं बल्कि उससे पीछे है। तो इससे पीछे है मतलब इसका फेज कितना था ओमेगा टी प्लस के एक्स, और कितना पीछे है तो अल्फा, तो माइनस अल्फा कर देंगे। दिस इज योर आंसर और अल्फा बराबर 53। आई होप कि आपको सुपरपोजिशन आ गया समझ में। तो ऐसे दो वेव्स को जोड़ते हैं और ऐसे ही दो एसएचएम को जोड़ते हैं, ऐसे ही दो अल्टरनेटिव करंट को जोड़ते हैं, ऐसे ही दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जोड़ते हैं, ऐसे ही दो साउंड्स को जोड़ते हैं, ऐसे ही दो वेव ऑन स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। तो जितने भी ये वेव्स एसएचएम वाली जो कॉन्सेप्ट है उस सबका जो सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये यही है ना। आप अगर एक ये समझ लियो तो आगे सबका ऐसे ही जोड़ना है। तो चलो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे जोड़ते हैं, सुपरपोजिशन क्या होता है। अब आगे वेव ऑप्टिक्स को प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ चीज समझना पड़ेगा। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को समझने के लिए, वेव फ्रंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। तो जरा ध्यान से जरा देखना कि अगर ये हमारा y है और ये हमारा थीटा है, अगर ये हमारा y है और ये हमारा थीटा है, अगर ये हमारा थीटा है, तो अगर हम आपको ऐसा ग्राफ देते हैं, ये ग्राफ कहलाता है साइनोसॉइडल ग्राफ। क्या कहलाता है? साइनोसॉइडल। कॉस और साइन का जो ग्राफ होता है या कॉस और साइन का जो इक्वेशन होता है उसको साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं ना। जिसमें अगर आपका टाइम, अगर टाइम यदि कॉस, जिससे हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे y बराबर 3 sin ओमेगा टी, यहाँ जो y है वो t का साइनोसॉइडल फंक्शन है। y जो है t का कैसा फंक्शन है? साइनोसॉइडल फंक्शन। से हम लिखते हैं ना y बराबर 3t + 4, y बराबर 3t + 4। तो यहाँ y t का लीनियर फंक्शन है, y t का लीनियर फंक्शन है। तो वैसे ही वहां पर जो हमने लिखा है y बराबर 3 sin ओमेगा t, तो यहाँ y t का साइनोसॉइडल फंक्शन है। मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन तब होगा जब आपका cos या sin लगा होगा। तो ये जो ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल का ग्राफ होता है ना, ये साइनोसॉइडल का ग्राफ होता है। तो आ जाओ, अगर मान लो इधर हमारा थीटा है, अगर हमारा इधर थीटा है, तो गौर से देखो तो cos थीटा, जो cos होता है और sin होता है, इसका पीरियड क्या होता है? पीरियड का मतलब कि द मिनिमम वैल्यू आफ्टर व्हिच दे रिपीट टू इटसेल्फ। जिस मिनिमम वैल्यू के बाद वो खुद को रिपीट करता है उस वैल्यू को पीरियोडिक पीरियड वैल्यू कहते हैं, उस वैल्यू को पीरियड वैल्यू कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जरा गौर से करो, देखो तो यहाँ से ये चला है, ये ऐसे होते 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 यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ के बाद जो ग्राफ होगा आपका ऐसा होगा, तो मतलब यही नहीं लग रहा है कि यहाँ से खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा? 2 पाई होगा। कितना होगा? 2 पाई। साइन और कॉस का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो पीरियड होता है वो पाई होता है ना। क्यों पाई होता है? क्योंकि वो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो जो ये जो नीचे जो दिख रहा है ना, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो नीचे वो ऊपर हो जाएगा। तो असल में फिर तो यही से वो रिपीट करेगा। यहाँ पे तो अगर ये 2 पाई है तो यहाँ पाई है, तो साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है? पाई होता है। चलो ये हमारा थीटा वाला था। अगर हम तुमको बोलते हैं, अगर हम तुमको बोलते हैं ये हमारा y है और ये हमारा x है जो कि मीटर में है ना, और तब हम ये ग्राफ अगर हम आपको बताते हैं, तब ये ग्राफ है। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? मतलब कितने मिनिमम डिस्टेंस के बाद जो ग्राफ खुद को रिपीट करेगा, ग्राफ खुद को रिपीट करेगा। जैसे एंगल की बात करते हैं तो 2 पाई, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो लैम्डा होगा। क्या होगा? लैम्डा। उसको हालांकि कह सकते हैं कि लैम्डा इज द लेंथ ऑफ वन पल्स, लैम्डा इज द लेंथ ऑफ वन पल्स, है ना। तो ये एक पल्स है, ये एक पल्स है ना। तो इस एक पल्स की लंबाई को लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा। क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो ये पाथ हो गया, ये रास्ता हो गया, है ना। जब रास्ते की बात आती है, जब लेंथ की बात आती है तो लैम्डा, और जब एंगल की बात आती है तो 2 पाई। तो आप यहाँ पे जरा देखो कि 2 पाई का जहां फेज डिफरेंस था, है ना, ये तो फेज का मतलब एंगल, फेज का मतलब एंगल। जहां 2 पाई का फेज डिफरेंस था, जहां 2 पाई का फेज डिफरेंस था, वहां लैम्डा का
पाथ डिफरेंस, लैम्डा का पाथ डिफरेंस। ध्यान से समझना जरा, जहां पर एंगल की बात करें तो जहां 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, उतना ही अगर हम पाथ में बात करें तो कितने पे रिपीट हो रहा है, लैम्डा पे बात हो रहा है। लैम्डा की यूनिट मीटर होता है, इसलिए उसको हम पाथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 पाई के फेज डिफरेंस में मतलब कि 2 पाई के फेज डिफरेंस में लैम्डा का पाथ डिफरेंस, तो यूनिट के फेज डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 पाई का पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 पाई का पाथ डिफरेंस। तो अगर हमारा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होगा, क्या होगा, डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई के फेज डिफरेंस में जो डेल्टा एक्स आएगा वो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। ये हमारा डेल्टा एक्स आया, ये हमारा डेल्टा एक्स आया। और डेल्टा एक्स क्या है, तो पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है समझना जरा, समझो पाथ डिफरेंस। एक सोर्स है, वहां से सोर्स निकला, अब ये चला, एक लाइट इधर चला और एक लाइट इधर चला, और किसी पॉइंट पे हमको पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम ये देखेंगे किसी टाइम पे हमको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पहले देखेंगे वहां उस टाइम तक ये वाला वेव कितना दूर चला, ये वाला वेव कितना दूर चला, और फिर ये दोनों दूरी को घटा देते हैं, ये दोनों दूरी को घटा देते हैं। तो ये जो आता है उसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस। ये वाला क्या है आपका, पाथ डिफरेंस है ना, ये वाला जो है आपका पाथ डिफरेंस। ये वाला क्या है, फेज डिफरेंस। ये वाला आपका क्या है, फेज डिफरेंस है ना। पाथ डिफरेंस का योग मतलब समझ में आ गया हो। जब कोई वेव, जब दो वेव जो चलता है, जब दो वेव का जो दूरी होता है किसी टाइम पे, वो दोनों दूरी के बीच का जो अंतर होता है, उसी अंतर को क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। उसी अंतर को क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा पाई, दिस इज आवर पाथ डिफरेंस। तो उस हिसाब से जरा बोलो फेज डिफरेंस बराबर क्या होगा, तो डेल्टा पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा पाई इनटू डेल्टा पाई। अब ये हमने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को समझ लिया। अब यहां से आता है हमारा समझना जरा, तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमने समझा। अब यहां से आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। वेव फ्रंट वैसा सरफेस, वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, जिसके हर पॉइंट्स पर फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, या तो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, है ना। मतलब कि हर पॉइंट्स का फेज डिफरेंस, अच्छा सॉरी यहाँ पे वेव फ्रंट बता रहे हैं ना। वेव फ्रंट का मतलब होता है वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का फेज सेम होता है, जिसके हर पॉइंट का फेज क्या होता है, सेम होता है। वो जो हमने अभी जस्ट बताया वो आगे के लिए था, वो जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि जिसमें पाथ डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट है, तो बात की बात है। फिलहाल के लिए वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होता है, वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का फेज सेम होता है, जिसके हर एक पॉइंट का फेज सेम होता है, उसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। उसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट के किसी भी दो पॉइंट का फेज डिफरेंस जीरो होगा। वेव फ्रंट के किसी भी दो पॉइंट का फेज डिफरेंस जीरो होगा। कहने का मतलब कि ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। तो देखो यहाँ पे द सरफेस at which all the points are in same phase, all the points are in same phase. Or also we can say the path difference between any two points of the surface will be zero, then
such type of surface, then such type of surface called wavefront, है ना। अब यहाँ पे वेवफ्रंट को समझते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट सोर्स है ना, एक पॉइंट सोर्स। अब जब यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखेंगे तो यहाँ से जो वेव्स निकलेगा चारों दिशा, तीनों हर दिशा में निकलेगा, मतलब वो 3 डायमेंशनल होगा। क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा। इधर भी जाएगा, 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 चारों तरफ जाएगा वो। तो ऐसे अगर इसको हम देखते हैं तो हर डायरेक्शन में यहाँ पे जो है, हालांकि डायरेक्शन तो इनफाइनाइट होता है, तो हर डायरेक्शन में यहाँ पे आपका वेव्स जाएगा, हर डायरेक्शन में आपका यहाँ पे वेव्स जाएगा। तो जरा सबको अगर हम मिलाएंगे किसी एक पॉइंट से लिए, और अगर ऐसे हम मिला दिए तो ये जो हमको लोकस दिखाई देगा वो लोकस हमको स्फेरिकल दिखाई देगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई पॉइंट है और यहाँ से लाइट निकल रहा है तो चारों दिशा में फैल रहा है, तो हर डायरेक्शन में फैल रहा है ना। तो अगर सबको मिलाएंगे किसी एक पॉइंट से, अगर हम एक सर्किल खींचते हैं तो यहाँ पर जो हमको लोकस दिखता है वो लोकस स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये लोकस कैसा है? स्फेरिकल, है ना। ये किस लोकस में ये लाइंस फैलता है? तो स्फेरिकल लोकस में ये लाइंस फैलता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवफ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवफ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवफ्रंट होगा, वेवफ्रंट का मतलब वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, हर पॉइंट का जो वेव होता है वो सेम होता है, हर पॉइंट का जो फेज होता है वो सेम होता है, हर पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है। क्योंकि जब फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 होगा, क्योंकि जस्ट हमने देखा है वहां पर। तो वैसे सरफेस को वेवफ्रंट कहते हैं। अब अगर हमारा सोर्स अगर पॉइंट सोर्स है तो वेवफ्रंट कैसा दिखेगा? तो स्फेरिकल दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो स्फेरिकल दिखेगा। अच्छा, तो यहाँ पे लिखते हैं for a point source, wavefront is spherical. Wavefront is spherical. यहाँ पे लिख देना। Wavefront is spherical. यहाँ पे पॉइंट सोर्स है ये, और ये क्या है आपका? स्फेरिकल लोकस। लोकस कैसा है? स्फेरिकल। अब आते हैं लाइन सोर्स के कारण। तो लाइन सोर्स के कारण कैसा होता है? तो हमने पॉइंट सोर्स के कारण पढ़ लिया। अब लाइन सोर्स के कारण, मान लो एक लाइन सोर्स को लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ऐसे बिछा दिए, तो देखो यहाँ से इधर भी लाइट्स जाएगा, इधर भी लाइट्स आएगा, इधर भी लाइट्स जाएगा, उधर भी लाइट्स जाएगा, ऐसे चारों तरफ होगा इसमें, है ना। तो ये हो रहा है तुम्हारा चारों तरफ। हालांकि ये 2 यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 2 ही हो रहा है, उधर भी जा रहा है, इससे पूरा जा रहा है, इससे, है ना, ये पूरा जा रहा है, ये उसी तरह इसका भी ये पूरा जा रहा है, इससे पूरा जा रहा है ये। तो जरा गौर से देखो, तो सबको अगर हम मिलाते हैं तो हमको कैसा लोकस दिखेगा? सिलिंड्रिकल। कैसा लोकस दिखेगा? सिलिंड्रिकल लोकस दिखेगा। तो लीनियर सोर्स के कारण कैसा हमारा वेवफ्रंट होता है? सिलिंड्रिकल होता है। ड्यू टू linear source, wavefront is cylindrical. तो हमने, और एक होता है इनफाइनाइट शिफ्ट होता है, उसके कारण भी सिलिंड्रिकल ही होता है। तो हमने यहाँ पे आज हमने पढ़ा कि 2 वेव्स को कैसे जोड़ते हैं, वेवफ्रंट क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस एक बार और फिर से पढ़ते हैं। 2 वेव्स के द्वारा चली गई दूरी के अंतर को वेवफ्रंट के अंतर को पाथ डिफरेंस कहते हैं, जैसे 2 वेव एक ही साथ, एक चला 10 मीटर, एक चला 5 मीटर, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आया? तो 5 आया। तो ये जो 5 आया यही है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। यही तुम्हारा क्या है? पाथ डिफरेंस, और कुछ नहीं होता। पाथ डिफरेंस से आप डरना मत। और फेज क्या होता है? तो आर्गुमेंट ऑफ साइन, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 3 sin थीटा, 3 sin 30। तो यहाँ पे हमारा फेज कितना है? तो 30 है, क्योंकि हाँ हमेशा ध्यान रखना कि साइन होना चाहिए। जैसे अगर हम तुमसे बोलते हैं कि 3 cos 30, यहाँ पे फेज हमारा कितना है? तो आप बोलोगे 30, तो फिर गलत हो जाएगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना है।
तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 sin 60 है ना। ये हमारा फेज कितना हो गया, इसके लिए फेज कितना हो गया, इसी को sin में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 90 माइनस 30 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फेज 60 डिग्री हो जाएगा। तो आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, YDA से स्टार्ट करेंगे और उसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे दो वेव्स इंटरफियर करता है, कैसे दो वेव्स मिलता है, तब कैसे कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, कैसे कहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है, कहाँ पे मैक्सिमा बनता है, कहाँ पे मिनिमा बनता है, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होता है, मिनिमा का पाथ डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए भी आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और जब आप स्टडी कर रहे हो तो कहीं भी हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा फास्ट लिखे है ना, तो वहाँ पे पॉज करके आप उसको लिख दिया करो और जो है बढ़िया से इसका नोट्स बनाना और इसको पढ़ो है ना। और आगे हम ऐसे ही लेक्चर आपका अपडेट करते रहेंगे और एकदम सिस्टमेटिक एकदम क्लास के जैसा ही चलेगा, प्रॉपरली क्लास के जैसा चलेगा। आप टेंशन मत लेना। चलो तब तक के लिए थैंक यू।